नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था मिडवाइफरी के बारे में, कई क्लासेस हमारी हो गई हैं ऑलरेडी। तो हमने उसमें देखा था कि हमने कैसे फर्टिलाइजेशन में पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल लाया, फिर फर्टिलाइजेशन कराया, देन फर्टिलाइजेशन के बाद हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजी के बाद हमने धीरे धीरे क्या किया, डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट में हमने देखा कि कैसे 8 डे 16 डे सारा चीजें डेवलप हो रहा। हमने डेवलप कर दिया था प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हमने डेवलप हमें क्या करना है, फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड। हमने ऑलरेडी प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था। जितने भी उससे होने वाले क्वेश्चंस थे वो हमने उसके बारे में डिस्कस किया कि आप अगर वो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं तो उससे आपके जितने भी डाउट होंगे या जितने भी आप क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कंडीशन बेस्ड भी अगर क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो अगर आप वो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आगे हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड? आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ओरिजिन कैसे हुआ उसका, कहां से आया एमनियोटिक फ्लूइड? तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड सिर्फ क्या होता है, वाटर होता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है, जिसमें बेबी क्या रहता है, अपने आप को रखता है। मतलब एक पाउच होता है, पाउच में फ्लूइड रहता है और बेबी रहता है। जब तक हमने देखा था, आपने देखा था सिनसाइटो साइटो यानी ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। तो हमने ट्रोपोब्लास्ट से दो चीजें डेवलप करवा दिए थे, प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पे हम एम्ब्रियोब्लास्ट से दो चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड और फीटस। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कहां से ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ, कितना अमाउंट में होना चाहिए, कितना अमाउंट में कम हुआ तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो उसके लिए हम देखें तो ये ओरिजिन कहां से होता है। तो इनिशियली एमनियोटिक फ्लूइड डेवलप बाय ट्रांजिट ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहां से डेवलप हो रहा है, आपके प्लेसेंटा से हो रहा है और आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से हो रहा है। तो at term maximum contribution in fluid formation given by fetal urine, यानी आपका जो ट्रांजिट प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से तो हो ही रहा है, लेकिन एक टर्म बेबी से भी क्या होता है, फ्लूइड फॉर्मेशन, यानी उसके यूरिन के द्वारा हमारा ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, फीटल यूरिन के द्वारा। नेक्स्ट है एट टर्म फ्लूइड मैनेज बाय फॉलोइंग, मतलब आपका कैसे मैनेज होता है, मतलब आप एमनियोटिक फ्लूइड में टोटली 1200 ml फ्लूइड कलेक्शन होता है। तो क्या हम प्लेसेंटा और ओनली और अम्बिलिकल कॉर्ड से हो सकता है? नहीं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, फीटस। ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, फीटस का होता है, जो क्या करता है कि ये मतलब आपका फीटल यूरिन कितना रिलीज होता है, 400 से 1200 ml। सेल इसका कितने में दिन में होने लगता है, 20 वीक में। तो आगे हम देखेंगे इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये आपका ये हमने बना दिया है एक यूट्रस, हमने बना दिया है ये यूट्रस में हमने देख लिया कि हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है और फीटस होता है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है और फीटस होता है। तो ये हो गया आपका, समझ लीजिए कोरियोन, हमने इसको बना दिया कोरियोन। ये आपका क्या हो गया है, यहां से हम बना देंगे ये हम एक बेबी को डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए एमनियोटिक कैविटी हो गई है, ये आपकी क्या हो गई है, एमनियोटिक कैविटी हो गई है। यहाँ पे हमने ये ट्रांजिट रिलीज करा दिया, यहाँ पे हमने ट्रांजिट रिलीज करा दिया है, ये हमने बेबी को लिटा दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, ये कोरियोन हो गया और ये क्या कहलाया आपका, एमनियोन। ये क्या कहलाया, एमनियोन, यानी एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या है आपका, फीटस। क्या है आपका, फीटस। ये क्या है आपका, यूट्रस। क्या है, यूट्रस। तो आप इसी में देख सकते हैं कि हमने पहले क्या बना दिया, कोरियोन बना दिया। कोरियोन का मतलब क्या हुआ आपका, प्लेसेंटा हुआ। प्लेसेंटा के बाद हमने इसमें क्या निकाल दिया, ट्रांजिट। हमने डिस्कस कर रहे हैं क्या, ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल एक स्ट्रक्चर फ्लूइड है। ट्रांजिट का मतलब होता है फ्लूइड, ट्रांजिट का मतलब होता है फ्लूइड, और एक्सुडेट का मतलब होता है सेल प्लस प्रोटीन। सेल प्लस प्रोटीन यानी सिर्फ और वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर क्या कहलाएगा आपका, ट्रांजिट। क्या कहलाएगा आपका,
ट्रांजिडेट, और सेल और प्रोटीन क्या कहलाएंगे, सेल और प्रोटीन क्या कहलाएंगे, एक्जियोडेट, यानी सेल का प्रोडक्शन भी हो रहा है, आपके एमनियोटिक फ्लूइड में सेल का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो वाटर और सेल और प्रोटीन मतलब तीन चीजें होती हैं, तो ज्यादातर किसका अमाउंट होता है, आपके वाटर का होता है, इसलिए किस नेचर का होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिडेट, किस नेचर का, ट्रांजिडेट। तो हम पिछले क्लास में देखेंगे कि टर्म फ्लूइड मैनेज्ड बाय फॉलोइंग फीटल यूरिन, यानी आपका ज्यादातर क्या है, आपका फीटल यूरिन से ही कलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे फीटल यूरिन कितना आ जाएगा, 400 से 1200। सेल कब रिलीज होगा आपका, सेल यानी आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा, और वो कब होगा, 12 वीक के बाद, यानी सेल का प्रोडक्शन कब होने लगेगा। यहाँ पे अगर हम फीटल यूरिन की बात करूं, फीटल यूरिन आपका कितना आएगा, 400 से 1200 ml पूरे टर्म लेवल में, पूरे टर्म लेवल में। आपका अगर सेल की बात करो, कुछ स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपके सेल के भी उसमें प्रेजेंट होंगे। हम देखेंगे कि कलर भी उसमें देखने को मिलता है। तो जो चीजें जैसे कि कुछ कलर के लिए या फिर कुछ ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो सेल का टूट के गिरा हुआ है, भाई अच्छी चीजें बन जाएगी, कुछ बेकार वेस्ट मटेरियल भी तो होंगे, तो वो वेस्ट मटेरियल साथ में आपके आ जाएंगे, जिसको सेल बोलते हैं। और सेल का कलेक्शन कितने वीक में होने लगेगा, स्टार्ट होगा 20 वीक में, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सेल का आपका प्रोडक्शन भी 20 वीक में होने लगेगा। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट पे आएगा आपका फीटल यूरिन, सेकंड पे सेल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्वेलोविंग या पल्मोनरी, या आपका क्या आ जाएगा, पल्मोनरी सरफेक्टेंट, ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 to 400। समझ आ गया होगा ये चीजें, समझ आ गया होगा ये चीजें कि कैसे कैसे हमारा। तो हम यहाँ पे आपने पहले देख लिया, तो हम सिर्फ यूरिन और इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा फीटल यूरिन, तो पीछे ही स्लाइड में आपके इसमें प्रेजेंट है, तो आपका पीछे इसमें देख लेंगे हम। तो इसमें आपका फीटल यूरिन कितना आ रहा है, 400 से 1200। सेल कितने वीक में रिलीज हो रहा है, 20 वीक में। पल्मोनरी सिक्रीशन 300 to 400 ml, और स्वेलोविंग कितना होगा, 200 से 500 ml। समझ आया क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फीटल यूरिन हो गया आपका 400 to 1200। सेल का प्रोडक्शन होगा 20 वीक में। आपका पल्मोनरी सिक्रीशन कितना होगा, 300 to 400 ml। एंड इसी बीच में आपका क्या होता है, स्वेलोविंग भी स्टार्ट होता है। बच्चा क्या करने लगता है, पोस्ट मैच्योरिटी के बाद स्वेलोविंग करने लगता है। 200 to 500 ml, कितना, 200 to 500 ml। तो ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड कहां से ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन आपके फीटल यूरिन से होगा, जो सेलुलर होंगे उससे होगा, पल्मोनरी सिक्रीशन से होगा, और आपके स्वेलोविंग, मतलब ये प्रोसेस चलती है जब आपका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट है आपका कि हमारा ये एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी ट्रांजिडेट है, वो कैसे आपका कलर में कैसे कितना ml कैसे कैसे बढ़ता है। हमने वीकली हर चीज पढ़ा है, तो हमें यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भी हमें क्या करना है, वीक में करके उसको आगे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल हमारा अमाउंट 1200 ml होता है 2000 ml से, यानी नॉर्मल वैल्यू कितना होता है आपका 2000 ml। ठीक है, अगर ज्यादा होगा कम होगा इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहली बात तो फॉर्मेशन कितना कितना होना चाहिए। तो पहला हम लिखेंगे तो 12 वीक से हमारा चीजें बनना स्टार्ट हो गया था। 3 वीक से हमने बोला प्लेसेंटा भी बन गया था, 12th डे से बढ़ना स्टार्ट हुआ था, और 12th वीक से क्या हो रहा था, हमारा एमनियोटिक कैविटी एमनियोटिक फ्लूइड का मैच्योरेशन भी हो गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 वीक में आपका कितना ml बना, आपका 50 ml। कितना ml,
50 ml। नेक्स्ट है आपका 16 वीक में। अगर हम 16 वीक में देखें तो कितना बन रहा है, यानी आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 के मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना ml देखने के लिए मिल जाएगा, यानी आपका डबल गुना ट्रिपल गुना ऐसे देखने के लिए मिल सकता है। तो 12 वीक में आपका 50 ml, तो 16 वीक में कितना होगा 100 ml। फिर 20 वीक में कितना हो रहा है 400 ml, यानी 4 गुना बढ़ गया 400 ml। 36 वीक में कितना मिलेगा आपको 800 to 1200, कितना 800 to 1200 ml में आपको काउंट कर लेना है। ये 36 वीक है, यानी आपका टर्म वाला, यानी आपका फीटल एज में कितना हो जाएगा, अगर हम टर्म की बात करें तो 800 to 1200। 40 वीक हम जेस्टेशनल एज की बात करें, हम ये क्या है जेस्टेशनल एज, मतलब कि लेकिन हमको यहाँ से 40 वीक का ही प्रेगनेंसी कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे जो टर्म वाला एरिया आ जाएगा, टर्म वाला वर्ड आएगा, तो ये क्या आएगा 40 वीक में। 2 वीक क्या हो रहा है आपका जेस्टेशनल एज, यानी पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वेलो करने लगे। यहाँ तक तो क्या हुआ, बेबी सिक्रीट कर रहा था, अभी तक बेबी स्वेलो नहीं कर रहा था, लेकिन बेबी बड़ा हो गया, बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पास एरिया में जो चीजें रहेंगी उसी को क्या करने लगेगा, स्वेलो करने लगेगा। इसीलिए इसके बाद बेबी क्या हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है, क्योंकि मदर उतना बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से होता है। तो 36 वीक में 800 to 1200 ml। 40 वीक में बेबी मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करने लगता है 600 to 800 ml बचता है, क्योंकि वो 200 से 500 ml समथिंग वो क्या करने लगता है, स्वेलो करने लगता है। नेक्स्ट 42 वीक में क्या हो जाएगा 200 ml बचेगा। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्ट मैच्योरिटी में चला जाता है। पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से वो क्या हो रहा है सारे, क्योंकि न्यूट्रिशन उसको उतना प्रॉपर मिल नहीं पाता है, तो उसके आसपास में ऑब्वियस सी बात है जहां पे खाना नहीं मिलेगा हमें पास, जो भी खाने के लिए रहेगा हम वही खा लेंगे। तो वहां पे भी आपका बेबी क्या हो गया है, पोस्ट मैच्योर हो गया है, उसकी जो सप्लीमेंट थी वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, और मदर उसको क्या नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो एमनियोटिक फ्लूइड जो वहां आसपास रहते हैं उसी को क्या करने लगते हैं, वो स्वेलो करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाया आपका अमाउंट, क्या हुआ आपका ये अमाउंट। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ, मैंने ये कुछ माइलस्टोन बता दिए हैं कि कब से फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो आपका फॉर्मेशन मैंने बता दिया कब से स्टार्ट हुआ 12 वीक में। 12 वीक में कितना हुआ था 50 ml। नेक्स्ट है एट टर्म वैल्यू, मतलब आपका टर्म वैल्यू क्या कितना था 40 वीक में, क्योंकि स्वेलोइंग प्रोसेस भी चलती है। तो इस टाइम पे 600 to 800 ml क्या बचता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड बनता है ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम, यानी आपका डिलीवरी होने वाला है तभी क्या होता है एमनियोटिक ब्रेक होता है, अगर टर्म प्रेगनेंसी यानी प्रॉपर प्रेगनेंसी चल रही है एक वुमेन का। तो नेक्स्ट है नियर एंड आफ्टर टर्म अमाउंट बिकम डिक्रीज ड्यू टू फीटल मैच्योरिटी। नियर एंड आफ्टर कब कहलाएगा, नियर एंड आफ्टर कब कहलाएगा, तो नियर एंड आफ्टर ये वाला कहलाएगा, ये नियर और आफ्टर दोनों ही कहलाएगा। इस टाइम के बाद क्या हो रहा है आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इस टाइम के बाद आपका एमनियोटिक फ्लूइड क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, फीटल मैच्योरिटी। मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि यहाँ पे बच्चे को खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पास सराउंडिंग एरिया में जो रहेगा वही उसको खाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है कि फीटल मैच्योरिटी की वजह से यहाँ पे एट टर्म यानी आपका नियर एंड आफ्टर के बीच में वो क्या करने लगता है, ज्यादा रहता और डिक्रीज होने लगता और स्वेलो करने लगता है। नेक्स्ट है आइडली अमाउंट फ्लूइड इज आइसोटोनिक नेचर। कैसा होता है आइसोटोनिक, क्यों बोलेंगे, क्योंकि अपना जो नॉर्मल फ्लूइड है, आपका जो अपना नॉर्मल फ्लूइड है वो कैसा है आपका आइसोटोनिक नेचर का होता है। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक, मान लीजिए आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा। तो ये समझ लीजिए एक 3 पानी का हमने बॉटल रख लिया, 3 हमने पानी का बॉटल रख लिया, ठीक है। सांद्रता का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉर्मल पानी भरा हुआ है, मतलब इसमें शक्कर और नमक, शुगर, ठीक है ना, और शुगर दोनों चीजें ही मिक्सअप है, ठीक है ना। ये क्या कहलाया, मतलब बराबर अमाउंट में है। ये क्या कहलाया आपका आइसोटोनिक। ये क्या कहलाया आइसोटोनिक। अब मान लीजिए इसमें पानी की मात्रा कम हो गई, यानी वाटर डिक्रीज हो गया, लेकिन शुगर और आपका क्या और प्लस NaCl
क्या है, इक्वल अमाउंट में है। तो पानी कम होने की वजह से ये कैसे कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। या आप इसको ना जोड़ के सिर्फ पानी की हम बात कर ले, या इसको ना जोड़ के आप सिर्फ पानी की बात कर ले, हमने सोडियम हटा दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पानी का अमाउंट बराबर है, मतलब इनके और इनके कंपैरिजन में कैसा है, बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। और ये क्या कहलाएगा, पानी का अमाउंट इससे ज्यादा, उतने ही बकेट में हमने ज्यादा अमाउंट में पानी भर दिया है, ये क्या कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक। और यहाँ पे क्या होगा, पानी का अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ आ गया होगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है इक्वल में पानी ले लिया हमने। हाइपरटोनिक मतलब पानी ज्यादा हो गया, उस बकेट में पानी हमने ज्यादा ले लिया। मान लीजिए इसमें 500 ml ले लिया, अगर इस बाल्टी में आपने 600 ml ले लिया, मतलब हाइपर, मतलब हाइपर यानी ज्यादा। और इसमें मान लीजिए आपने कितना ले लिया, 300 ml लिया, या मतलब कम हो गया। हाइपो यानी कम, आइसो यानी बराबर। तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक में समझ आ गया होगा। तो इसमें आइडियली एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, नॉर्मली आइसोटोनिक नेचर का। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा नियर एंड आफ्टर जब चलता है, नियर एंड आफ्टर टाइम के बाद हमने बोले मेच्योरिटी की वजह से क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लग रहा है। मेच्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेच्योरिटी की वजह से डिक्रीज होने की वजह से वो किस कंडीशन में पहुंच जाएगा, आपके हाइपरटोनिक। कौन से कंडीशन में पहुंच जाएगा, हाइपरटोनिक। तो आपने देखा नेचर, बट नियर एंड आफ्टर टर्म इट बिकम हाइपोटोनिक। मतलब किसमें कब चला गया है, कम में चला गया। आपको मैंने बता दिया कम में गया हाइपो, और आइसो मतलब नॉर्मल, और ज्यादा हो गया मतलब हाइपर। तो यहाँ पे पहले कैसा था, आइसो, फिर धीरे धीरे वो स्वेलोविंग करने लगा, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा आपका हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है, इसका पीएच कैसा होता है। मतलब ये नॉर्मल तो है, नॉर्मल चीजें एसिडिक क्योंकि नेचर का होती है, लेकिन इसका पीएच कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन, जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं समझ लीजिए सब में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पे पहले लिख देती हूँ। तो मतलब यहाँ पे आपका जो पीएच है नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का, वो कितना होता है, 7.2। कितना होता है, 7.2। और कैसा कहलाएगा 7.2, एल्कलाइन नेचर, स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखने में क्या है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, कैसा दिख रहा है, अपीयरेंस कैसा है। तो वो कैसा लगेगा, पानी कैसा होता है आपको, नॉर्मल कलरलेस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, एक ट्रांसुडेट है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, आपका फ्लूइड का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा रहता है। तो अगर ये फीटल यूरिन भी है तो हम नॉर्मल यूरिन में थोड़ा सा पेल कलर दिखेगा या ट्रांसपेरेंट। तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलेगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा दिखता है। तो ये टर्म कई बार दिए गए, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, अम्बर, टर्बिड और पेल। तो बेसिक प्रॉपर्टी कैसी होती है इसकी, कलर मतलब क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। नॉर्मल पन्नी देखा होगा ट्रांसपेरेंट वाली, तो बिल्कुल कैसे दिखती है, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट दिखती है, जिसमें कैसा दिखेगा, वो कलरलेस दिखेगा, उसमें कोई कलर उसको दे नहीं सकते। वो कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। अंबर यानी नीले आसमान, जैसे खुला आसमान बिल्कुल क्लियर दिखता है, बिल्कुल उस तरह दिखता है। टर्बिड का मतलब थोड़ा सा अगर मेच्योरिटी बढ़ गई है तो कैसे दिखने लगी, थोड़ा सा टर्बिड टाइप का दिखेगा। और कैसा दिखेगा, यूरिन की वजह से कैसा रहेगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, पेल कलर भी थोड़ा थोड़ा दिखेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ उसमें क्या रहता है, आपका यूरिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसका अगर आगे पढ़े तो फंक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे फंक्शन पढ़ेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का इतना सारा चीज है, तो आगे एमनियोटिक फ्लूइड का हमारे बॉडी में, हमारे बच्चे के लिए या मदर के लिए क्या क्या काम में आएगा। तो पहला आपका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन करने में। पहला फंक्शन किसमें होगा, प्रोटेक्शन करने। मतलब आपका अगर आपको कहीं पे धक्का लग रहा है तो यानी शॉक एब्जॉर्बर होता है। मतलब आप नॉर्मल नदी के पानी में देखे होंगे, वो भी कैसा होता है, शॉक एब्जॉर्बर। समझ लो एक क्या है, ये स्विमिंग पूल है जिसमें क्या है, बेबी तैर रहा है। आप अगर उसमें पत्थर मार भी रहे हैं तो वो क्या करेगा, पानी को इधर उधर सटा देगा, मतलब लेकिन बेबी को चोट नहीं लगने देगा। तो ये कैसा कहलाएगा आपका, शॉक एब्जॉर्बर। यानी इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स
असेंडिंग इन्फेक्शन, यानी आपको नॉर्मल वेजाइना से अगर कुछ भी ऐसा असेंडिंग इन्फेक्शन होता है तो ये बाहर से भी तब भी क्या करेगा, इन्फेक्शन को आने नहीं देगा, क्योंकि वो एक एमनियोटिक कैविटी में रहता है और ये क्या करेगा, आपके इन्फेक्शन को क्या कर देगा, किल कर देगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल इज डाइवर्जन, यानी आपको क्या करता है, ये डाइवर्जन की प्रोसेस भी करता है। नॉर्मली क्या करता है, ये डाइवर्जन की प्रोसेस भी करता है। नेक्स्ट है डाइवर्जन का मतलब क्या समझते होंगे आप लोग। तो डाइवर्जन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाइवर्जन क्या होता है। तो नॉर्मली जैसे कि अगर कोई समझ लीजिए कोई पत्थर आप नदी में डाल रहे हो या स्विमिंग पूल में डाल रहे हो, तो वो क्या करेगा, आप मतलब डाइवर्ट कर देगा पानी को, बिल्कुल आपका पत्थर बीच में चला जाएगा आराम से और पानी क्या करेगा, डाइवर्ट कर देगा। तो सेम ऐसा ही होता है, या फिर उसको बोल देना चाहिए मूवमेंट, या फिर क्या बोल देना चाहिए, मूवमेंट। तो यहाँ पे डिस्कस करें, समझ लीजिए ये एक क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें क्या हुआ है, बेबी लेटा हुआ है, ये बटक्स वाला एरिया है, ठीक है। तो ये देखिए ये डाइवर्जन, ये मूवमेंट करने में भी हेल्प करेगा, यानी चारों तरफ में क्या करेगा, डाइवर्ट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, अगर इसमें देखें मूवमेंट, ये क्या है आपका, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, ये क्या है आपका, फीटस, क्या है, फीटस। तो ये क्या कहलाया आपका, डाइवर्जन। तो डाइवर्जन का मतलब ये कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, डाइवर्जन प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये मूवमेंट। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मूवमेंट बाय डेवलप स्पेस बिटवीन फीटस, यानी मैंने जो बनाया अभी यहाँ पे कि एक फीटस है, ये हमने बच्चे को बना दिया, यहाँ पे ये जो स्पेस है, तो ये स्पेस जो बचा हुआ है इसमें भी क्या करेगा, बेबी को मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एमनियोटिक कैविटी में जो भी रहता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर मेंटेनेंस, बेबी का मतलब अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। हम बाहर आता है बेबी, जैसे डिलीवर्ड होता है तो बाहर के टेम्परेचर में आके वैसे ही उसको क्या होने लगता है, हाइपोथर्मी की कंडीशन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूएशन में पानी में रहने के बाद भी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस, इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में कौन हेल्पफुल है, बेबी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्पफुल है, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, तो इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इससे कोई न्यूट्रिशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि सेल का जो भी समझ लो खराब सेल है वो रिलीज होता है, बाकी यूरिन से क्या ही न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इसमें न्यूट्रिशन का लेवल जो होता है वो कैसा होता है, नील होता है। न्यूट्रिशन लेवल उसको प्लेसेंटा से ब्लड के थ्रू ही मिल सकता है। नेक्स्ट है हेल्प इन लेबर, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्प इन लेबर। कई बार पूछा गया है ये, कई बार ये क्वेश्चन आ गया कि हेल्प इन लेबर बाय रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी आपका जो रिलीज होता है, यानी आपका जब एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल हो जाता है तो आपका इसमें क्या होना, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगी। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होती है तो क्या करेगा, ये फ्लश आउट, यानी एमनियोटिक कैविटी को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। एमनियोटिक कैविटी को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और एमनियोटिक कैविटी ब्रेक करने के बाद वो भी वाले एरिया में यानी बर्थ कैनाल को क्या कर देगा, फ्लश आउट। नॉर्मली कोई चीज अगर इरिगेशन करना होता है या कहीं पे भी पानी तेज से स्पीड के साथ हम रखते हैं, कचरा हट जाता है। तो ऐसे ही नॉर्मली जब लेबर यानी आपका जब पेन होने लगता है एक वुमेन्स को, उस टाइम पे क्या हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन इतना तेज रिलीज होता है कि एमनियोटिक कैविटी होती है, जो एमनियोटिक यानी पानी की थैली जो होती है वो क्या होती है, फट जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है, फ्लश आउट हो जाता है बर्थ कैनाल। नेक्स्ट फंक्शन इसका देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, हेल्प इन डायग्नोसिस, यानी आपका डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करता है। यानी आप एमनियोसेंटेसिस करके कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए मिल रही है, कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए मिल रही है तो आप इससे एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बेबी के क्या, वेलबींग ऑफ फीटस, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा बेबी का हम कैसा बेबी है, हेल्दी है कि नहीं है, ठीक ठाक है, ये सब सारी चीजें हम डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो फीटल वेलबींग इज रिलेटेड टू पल्मोनरी मैच्योरिटी, यानी सर्फेक्टेंट एक नाम का चीज होता है जो आपका फीटल, यानी मैंने बोल दिया था पल्मोनरी सिक्रीशन भी रिलीज होता है आपका 16 वीक के बाद। तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो पल्मोनरी मैच्योरिटी को भी मेंटेन, यानी बेबी सही है, मतलब आपका
आपका सर्फेक्टेंट रिलीज होगा। अगर बेबी सही नहीं है तो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होगा। तो पल्मोनरी जो फीटल वेलबींग इज रिलेटेड टू पल्मोनरी मैच्योरिटी। इसमें पल्मोनरी मैच्योरिटी कैसे देखेंगे, तो पल्मोनरी मैच्योरिटी एक्सप्लेन एज अ प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एक चीज होता है, लाइक आपका नाम है, जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन नाम का एक सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस होता है। ये एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो क्या है होता है, रिलीज होता है। मैंने बोल दिया एमनियोटिक फ्लूइड में रिलीज हो रहा है आपका पल्मोनरी सिक्रीशन। तो पल्मोनरी सिक्रीशन में यही आपका रिलीज हो रहा है जो आपके बेबी के मैच्योरिटी को यानी बेबी के वेलबींग को क्या कर रहा था, इंडिकेट करके हमें बताता है। तो ये किसमें मिलेगा, आपके एमनियोटिक फ्लूइड यानी बेबी के फीटल वेलबींग के लिए कौन यहाँ पे और भी कौन जिम्मेदार है, आपका एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट कब होता है, तो इसका स्टार्ट मैंने बता दिया, इसका प्रोडक्शन जो स्टार्ट होता है वो 20 वीक से बाद होता है, 16 वीक नहीं होगा। यहाँ पे कितना होगा, यानी सर्फेक्टेंट जो होता है यानी बेबी के वेलबींग के द्वारा एमनियोसेंटेसिस करके हम 60 यानी 20 वीक के बाद हम चेक करेंगे तो उसमें देखने के लिए मिल सकता है। और सफिशिएंट जो लेवल होता है, जो सफिशिएंट लेवल होता है वो कब आपको देखने के लिए मिलेगा, 35 वीक में। यानी आपका सफिशिएंट लेवल जो देखने के लिए मिलेगा वो आपका 35 वीक में मिलेगा। क्या किस चीज का देखने के लिए मिलेगा, सर्फेक्टेंट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है द सर्फेक्टेंट इनटू एमनियोटिक फ्लूइड डायग्नोसिस बाय टू टेक्निक्स। यानी सर्फेक्टेंट कैसे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है वो हम कैसे पता करेंगे, हमें बेबी का वेलबींग चेक करना है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बेबी का इसमें 2 टेक्निक करेंगे, इसमें हम 2 टेक्निक यानी 2 प्रोसीजर हमें यूज करेंगे। पहला प्रोसीजर जो होता है उसको बोलते हैं शेक टेस्ट, कई बार आ चुका है ये एग्जाम में शेक टेस्ट। शेक टेस्ट क्या होता है, ये एक बेबी के मतलब मदर के बेड साइड पे ही ले लेते हैं हम, कब इसको यूज कर सकते हैं, आफ्टर 20 वीक के बाद। उस टाइम पे मदर को हम ओपीडी में बुला के और नॉर्मली उसका एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है आपको एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करना, स्प्रेड कर लेना, और उस टाइम पे हम उसको एक कलेक्शन स्पेसिमेन कलेक्शन करके मतलब एक बॉटल में रखेंगे, उसमें देखेंगे बबल प्रेजेंट है। अगर उसमें बबल प्रेजेंट है, मैंने बोल दिया कैसा सब्सटेंस होता है, ऑयली सब्सटेंस। कैसा होता है, ऑयली सब्सटेंस। तो अगर आपने उस कंटेनर में लिया, अगर आपने उस कंटेनर में एमनियोटिक फ्लूइड लिया तो उसमें क्या दिखने लगेगा, आपका बबल्स दिखेंगे। तो यानी सर्फेक्टेंट है, मतलब बेबी ठीक ठाक है। नेक्स्ट टेस्ट है नील ब्लू टेस्ट, ज्यादातर यही यूज होता है और यही पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है एक ही टेस्ट और है नील ब्लू टेस्ट। नील ब्लू टेस्ट क्या होता है, ये एक स्टेनिंग टेक्निक होती है, जो इसमें क्या होता है, जो स्टेन करोगे, नॉर्मल प्रेजेंस कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। अब इसमें क्या होता है, जब से स्टेन करोगे तो ये कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लाइड में देखोगे तो ये ऑरेंज कलर कैसा दिखने लगेगा, ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। यानी आपके एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट है क्या, सर्फेक्टेंट। यानी आपके इसमें क्या है, प्रेजेंट है सर्फेक्टेंट। किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये हमारा हो गया है एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अगर आगे हम डिस्कस करें तो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, कैसे दिखता है, इसका अपीयरेंस कैसा है और इसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे ज्यादा फंक्शन है इसके एमनियोटिक फ्लूइड के, तो बेबी के मैच्योरिटी के लिए, बेबी के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब और बेबी के हेल्दी देखने के लिए, आपके लेबर प्रोसेस के लिए कि कोई इन्फेक्शन ना हो, फ्लश आउट करने के लिए। तो इसके बहुत सारे रोल है किसके, एमनियोटिक फ्लूइड। सो आज की क्लास यही है, आगे की क्लास में हम कल पढ़ेंगे आगे का जो भी असेसमेंट क्या होता है और आगे हाइड्रो एंड पॉली हाइड्रो एमनियोस पढ़ेंगे। थैंक यू।